हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो माय नेम इज़ गुरमीत सिंह और मैं आज आप लोगों का पॉलिटी के लिए जो है वो लेक्चर लेके आया हूँ। आप लोगों को पता है कि इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। अगर हम आप लोगों के जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जीएस पोर्शन में जो है आपका इंडियन पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी का ही आपके सामने इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। इसमें हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कवर करने वाले हैं। आप लोग जैसे कि जानते हो कि मेरा नाम जो है गुरमीत है, ठीक है। और हम लोग जो है मिशन खाकी पे आप लोगों को जेके पीएससी, जेके एसएसबी, एसएससी और बाकी एग्जाम्स किसी की भी आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ठीक है, कोई भी कंट्री है, अगर हम लोग उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है अगर हम उसकी बात करें तो आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम से क्या समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, या इन शॉर्ट पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटी क्या है। ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ से आई हैं और इनके पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं पॉलिटिकल या पॉलिटी जो टर्म है इसकी बात करूं तो ये जो टर्म है ये आई है पॉलिस वर्ड से। एक वर्ड है पॉलिस। पॉलिस जो है ये यूज होता था एंशंट ग्रीस में। जी हाँ, अगर एंशंट ग्रीस की बात करें तो एंशंट ग्रीस में एक वर्ड होता यूज होता था पॉलिस। पॉलिस क्या होता है या क्या होता था एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम जो एंशंट ग्रीस था इट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। एंशंट ग्रीस जो था वो छोटे छोटे स्टेट्स में बंटा हुआ था और उन छोटे छोटे स्टेट्स को गवर्न करने का एक अलग तरीका था। और उस छोटे सा जो वो स्टेट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिस बोलते थे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो ग्रीस एज अ नेशन जो था या एज अ यूनाइटेड नेशन जो है तब स्टैंड नहीं करता था, बल्कि जो ग्रीस है ग्रीस के ना छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। आई बात समझ में? जैसे एक पॉलिटिकल यूनिट है, ये दूसरा पॉलिटिकल यूनिट है, ये तीसरा पॉलिटिकल यूनिट है। और ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे, ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे ये अपने हिसाब से अपना जो भी सिस्टम था उसको रन करते थे। तो इन पॉलिटिकल यूनिट्स को ही हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिस जो है वो बोला जाता था। और यहाँ से ही कहते हैं कि जो टर्म है पॉलिटी वो डिराइव की गई है, ठीक है। ग्रीस की कैपिटल आप लोग याद रखेंगे, इसकी जो कैपिटल है दैट इज एथेंस, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रीस की जो कैपिटल है दैट इज एथेंस। क्लियर है? तो पॉलिटिकल सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं, देखो ये तो मैंने बताया आप लोगों को कि पॉलिस वर्ड से जो है वो वर्ड आया हुआ है आपका पॉलिटी। पर किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से आप लोग क्या समझते हो कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। देखिए, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आप लोग एक ऐसे प्लेनेट पे लैंड किए हैं अभी अभी। और वो जो प्लेनेट है इट वाज अर्लियर रन बाय रोबोट्स, ठीक है। वहाँ पे सारा जो काम है, मैं यही एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि ये जो सारा का सारा काम जो थे वो कौन करते थे, रोबोट करते थे, ठीक है। कोई एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे सारा का सारा काम जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं। वहाँ के लोग भूल चुके हैं कि चीज़ें कैसे की जाती हैं या काम जो है वो कैसे किए जाते हैं, ठीक है। और एकदम से जो वो उनका सिस्टम है, जो उनका रोबोटिक सिस्टम है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और वहां से एक एलियन आते हैं और वो एलियन आपको उस प्लेनेट के ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। आपको एक सिचुएशन इमेजिन करना है। इस सिचुएशन में आप लोग ये इमेजिन करने वाले हैं कि एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पे एलियंस रहते थे, काफी ज्यादा एडवांस्ड प्लेनेट था। सारा का सारा काम जो था वो वहाँ पे रोबोटिक्स तरीके से होता था। सारा का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता था। अब एकदम से क्या हो गया, उनका सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया है, ठीक है। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और वो अर्थ से आपको मदद के लिए लेके गए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वहां पे गए तो आप लोग उन्हें क्या दोगे, मतलब आप लोग कैसे उन्हें समझाओगे कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कैसे चलाना है, ठीक है। उन्हें नहीं पता है ये वाली चीज कि जब
घर से निकलना है तो लेफ्ट साइड के रोड पे चलना है। आई बात समझ में? उन्हें नहीं पता है कि रेड लाइट अगर ट्रैफिक पे है वहाँ पे रुकना है। उन्हें नहीं पता है कि अम, किसी को मारना नहीं है, अगर किसी को मारेंगे तो ये सज़ा होगी। आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट मेरे बताने का मतलब है कि वहाँ पे सारा का सारा जो सिस्टम था वो पहले रोबोट सँभालते थे, और अब क्योंकि रोबोट्स नहीं रहे हैं तो अब उनका सिस्टम अ, कैसे चलेगा उसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है। तो आप क्या करोगे? आप उन्हें, अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप उन्हें क्या दोगे? आप उन्हें एक डॉक्यूमेंट लिख के दोगे ना। यू आर गोइंग टू राइट अ डॉक्यूमेंट कि चलो, रूल नंबर 1 ये होगा कि जब भी आप लोग घर से बाहर निकलेंगे और गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड चलना है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आप एक रूल 2 लिखेंगे, ठीक है, कि जब आप लोग कहीं कोई चीज़ सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसके लिए पेमेंट करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अ, कितना मनी रेगुलेट होगा, कैसे पैसा आएगा, उसके लिए आप लोग रूल बनाओगे, ठीक है। आप रूल बनाओगे कि अगर कोई किसी की हत्या करता है, ठीक है, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, आई बात समझ में? क्या जो है वो पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसे-ऐसे करके आप क्या करोगे, एक रूल्स जो है वो बना के उस रोबोटिक कंट्री को दोगे, और फाइनली वो लोग जो है इस रूल को फॉलो करके अपना जो है सिस्टम चलाएँगे। तो यही जो रूल्स है ना, जो रूल्स आपने बना के उन्हें दिए, यही मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में? कि मॉडर्न वर्ल्ड में यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पूरी जो कंट्री है वो रन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है कि देखो, आप लोग इस इंडिया में अभी रह रहे हो तो आपको पता है कि हर एक चीज़ सेटल्ड है, मतलब पहले से बनी हुई है कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करने पे आपको क्या सज़ा होगी, रूल्स कौन बनाएगा, आपके लिए लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, प्रेसिडेंट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सेटल्ड हैं। इस पूरे सेटलमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। आई बात समझ में? आई होप कि पॉलिटिकल सिस्टम आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा हुआ होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो गवर्न करता है किसी भी कंट्री को। आई बात समझ में? कि कोई भी कंट्री जो है कैसे चलेगी, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। और मैंने बताया कि ये जो पॉलिटी वर्ड है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोलिस। और ये पोलिस क्या होता था? पोलिस, दे वर द स्मॉल यूनिट्स, आई बात समझ में? या स्मॉल स्टेट्स दैट यूज्ड टू बी इन द एंशिएंट ग्रीस, ठीक है? और ये इंडिविजुअली जो थी वो फंक्शन करती थी। क्लियर है? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स में कुछ बहुत महान फिलोसफर हैं वेस्ट के। यहाँ पे मैंने 3 फोटो लगाए हुए हैं आपके इंटरेस्ट के लिए। ये जो पहला फोटो है ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये सोक्रेट्स का फोटो है ना, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्रात बोलते हैं। ये जो दूसरा फोटो है ये प्लेटो का फोटो है, और ये जो तीसरा फोटो है ये किसका है? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल का फोटो है। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो तीसरा इंसान है एरिस्टोटल, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई बात समझ में? पॉलिटिकल साइंस का जो है वो फादर किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। ये जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पे ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ही इज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। और इनके जो गुरु थे, ठीक है, आई बात समझ में? अरस्तु या एरिस्टोटल के जो गुरु थे, हिज नेम वाज प्लूटो। आई बात समझ में? और इनके भी जो गुरु थे दैट वाज सोक्रेट्स। ठीक है, बहुत ही तीनों शानदार फिलोसफर थे। ठीक है, बहुत अच्छी शानदार कहानियां जो है वो इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है। इन्होंने उस टाइम पे जो ग्रीस है वहाँ पे फिलोसफी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है। तो सोक्रेट्स के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि इन्होंने एक जहर का प्याला जो है वो पी लिया था। तो वो कहानी भी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हुआ क्या कि जो सोक्रेट्स थे ये काफी ही रेवोल्यूशनरी विचारधारा के थे। ठीक है, रेवोल्यूशनरी विचारधारा के मतलब कि एट दैट टाइम जो ग्रीस के लोग थे वो मानते थे कि बहुत सारे देवी देवता हैं, या मतलब यूं है कि बहुत सारे भगवान हैं। तो सोक्रेट्स ने एक तर्क ये दिया कि नहीं, बहुत सारे भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान है तो एक ही होगा, बहुत सारे
नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को जो है उस टाइम की जो सोसाइटी थी उन्होंने नहीं माना। और जो ये सॉक्रेट्स थे उन्होंने उनको जो अम, इनके जो आर्गुमेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। मतलब इनकी बातों में इतना वज़न होता था कि जो वहाँ की यंग जनरेशन थी, तो वहाँ की यंग जनरेशन थी वो जो थी सॉक्रेट्स की बहुत बड़ी फैन हो गई और इनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर इसके बाद जो है वहाँ की सरकार ने या वहाँ के जो भी लोग एट दैट टाइम थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने इनके ऊपर जो था वो केस फाइल कर दिया। ठीक है, केस फाइल किया और इन्हें सोक्रेट्स को जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई। आई बात समझ में? डेथ पेनल्टी वहाँ पे जो डेथ पेनल्टी थी वो इस तरीके से दी जाती थी कि एक आपको एक जहर का प्याला दिया जाता था। ठीक है, कप ऑफ ऐसे बाउल ऑफ पाइसन ऐसे कह सकते हैं हम लोग। ये जहर का प्याला दिया जाता था और ये पी के आपको अपने जो प्राण थे वो त्यागने होते थे। ठीक है, तो सॉक्रेट्स को जो थी वो डेथ पेनल्टी दी गई। सॉक्रेट ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, उसमें भी इन्हें डेथ पेनल्टी ही दी गई। ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत शानदार कहानी है कि कहा जाता है कि जब सॉक्रेट जेल में बंद थे तो उनके जो ये शिष्य थे प्लूटो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया कि जो सॉक्रेट है वो जेल से भाग सकते हैं। तो मतलब इन्होंने वो कहते हैं बॉर्डर खुलवा दिए, इन्होंने जेलर्स को पैसे दे दिए कि हाँ इनको जो है भगाने की पूरी तैयारी जो है जेल से निकालने की कर दी। और फिर प्लूटो एक दिन सॉक्रेट के पास गए और उनने सॉक्रेट से कहा कि ग्रीस डज नॉट डिजर्व यू, कि शुक्रात गुरुजी, ग्रीस आपको डिजर्व नहीं करता है, आप चलें यहाँ से। हमने जो है पूरा इंतजाम कर लिया है, आपको हम कहीं और वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके सेटल हो जाएंगे। तो ये बात जब सॉक्रेट ने सुनी तो सॉक्रेट ने प्लूटो को जवाब दिया कि अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो मेरी बॉडी तो बच जाएगी, बट मेरे जो विचार हैं वो मर जाएंगे। बहुत ही शानदार कहानी है। ने कहा कि ठीक है, मैं अगर आज जेल से भाग गया तो मेरी बॉडी बच जाएगी, बट जो मेरे विचार हैं वो जो है वो मर जाएंगे। और अगर मैं ये जो भी डेथ पेनल्टी है उसको एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी बॉडी तो नहीं रहेगी, बट मेरे विचार जो है वो जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इफ आई हैव टू चूज इन द डेथ ऑफ माई बॉडी और द डेथ ऑफ माई थॉट्स, कि मेरे विचारों की मौत हो या मेरी बॉडी की मौत हो, तो आई विल चूज द डेथ ऑफ माई बॉडी। ये जब उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने विचारों को मरने नहीं दूंगा, तो शानदार मतलब किस्म के जो आदमी थे वो सॉक्रेट्स थे। ठीक है, ये बात सुन के फिर प्लूटो जो है वो वापस आ गए। ठीक है, और फिर सुकरात ने जो है वो जहर का प्याला पी के अपनी जो प्राण थे वो त्याग दिए। ठीक है, तो इसीलिए आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा हुए हैं, क्योंकि रेवोल्यूशनरी देखिए, आप अपने आप को इनकी जगह पे इमेजिन कीजिए, और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे। तो वही बात है कि अगर आप लोगों के विचारों में दम है, अगर आप लोगों के विचारों में ताकत है, तो आप लोग जो है उनके लिए जो है अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार जो है वो रहना चाहिए इंसान को। ऐसे ही इंसान जो है वो महान बनता है। शायद ये उस दिन अगर भाग गए होते तो आज मैं लेक्चर में सॉक्रेट की फोटो लगा के आप लोगों को नहीं बता रहा होता। इन्हीं के जो शिष्य हैं ये है दूसरे, जिनका नाम है प्लूटो। प्लूटो ने जो है अकेडमी को लॉन्च की थी। एकेडमी का क्या मतलब है, एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे वो हायर वैल्यूज जो थे वो देते थे, हायर एजुकेशन जो थे वो देते थे। और फिलोसफी में जो है बहुत ही अच्छे फिलोसफर्स जो थे वो वहाँ पे पढ़ाई करते थे। उसके बाद जो एरिस्टोटल है उन्होंने वहीं पे प्लूटो की एकेडमी में पढ़ा और फिर प्लूटो को ही अपना गुरु बना दिया। और ये जो थे एरिस्टोटल, माना जाता है कि इन दोनों से और ज़्यादा शानदार आदमी थे। और इनका भी योगदान आपने देखा होगा बायोलॉजी में, साइंस के जितने भी फील्ड हैं, इसके अलावा फिजिक्स में, है ना, मैथ्स में भी जो है इनका योगदान पाया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी जो है वो किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी बात वेस्ट की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ही प्रसिद्ध किताब है जिनका नाम है, जिस किताब का नाम है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति जो किताब है, मनुस्मृति, इट वाज द
फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया। माना जाता है कि इंडिया की पहली कानून की किताब जो है वो क्या है, मानुस्मृति है। मानु नाम के मुनि थे जिन्होंने इसको लिखा था, अराउंड आज से लगभग 2200 से 2400 साल पहले की ये बात है। आई बात समझ में, यानी कि अराउंड 200 टू 300 या मे बी 400 BC में जो है ये मानुस्मृति जो है लिखी गई थी। ठीक है, तो मानुस्मृति महर्षि मानु जो थे उन्होंने ये किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्डर के बारे में बताया था कि पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो कैसे रहेगा। इसमें इन्होंने जो था वो सोसाइटी को मेनली 4 वर्णों में जो था वो बांटा था। और आप लोगों को पता है वो 4 वर्ण आपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, उसके बाद आपका क्षत्रिय, उसके बाद आपका वैश्य, और आपका जो चौथा वर्ण था वो था शूद्र। तो इन्होंने क्या किया था, 4 वर्णों में जो था वो सोसाइटी को बांटा था और इसको सपोर्ट भी किया था। इसलिए बाद में अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने जो है इनकी किताब का बहुत ज्यादा जो था क्रिटिसाइज किया था मानुस्मृति को, और वो जो थे वो इसको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने BR अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज किया था किसको, मानुस्मृति को। ठीक है, याद रखेंगे कि मानुस्मृति जो है इट इज द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया एंड इट वाज रिटन बाय मानु। ठीक है, गुड। इसके अलावा अगर हम इंडिया के एक और महान शख्स थे और उनकी भी महान किताब है अर्थशास्त्र, आपने नाम ही सुना होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र जो किताब थी इट वाज रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य ने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी थी पॉलिटिकल ऑर्डर, इकोनॉमी, मिलिट्री टैक्टिक्स और स्टेट गवर्नेंस के ऊपर, जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। तो ये 2 शानदार किताबें हैं, एक अर्थशास्त्र है और दूसरी मानुस्मृति है, जिसके बारे में आपको ये याद रखना है कि मानुस्मृति इट वाज द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया, इट वाज रिटन बाय मानु, एंड अर्थशास्त्र इट वाज रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगर हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल वर्ड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है टू गवर्न अ नेशन या टू गवर्न अ कंट्री। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखा हुआ कानून जो है पूरे वर्ल्ड में है। देखिए 2 तरीके के कानून होते हैं, लगभग सारी ही जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ठीक है, एक तो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एक अनरिटन भी हम लोग कह सकते हैं कि जो लिखा नहीं गया हुआ है वैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ कंट्रीज में। तो मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सभी में जो है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज अ बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे जैसे दिस इज द फोटो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज अ बुक, ये किताब है जिसमें पूरा का पूरा जो है भारत का संविधान या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है। और एक जगह पे हमने क्या किया है, सारे के सारे लॉज और रूल्स को कंसोलिडेट करके रखा है। ठीक है, कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें हमने एक जगह पे कंसोलिडेट करके रखा है एक किताब में, और उस किताब को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लो, आप इंडिया ले लो, ठीक है, आप चाइना ले लो, आप साउथ अफ्रीका ले लो। ठीक है, तो जितनी भी मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज है दे आर हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसकी आप लोगों को एग्जांपल याद रखनी है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसकी सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है यूके। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इजराइल,
इसराइल के पास भी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सऊदी अरेबिया तो खैर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पर सऊदी अरेबिया में भी जो है वो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये कंट्रीज कैसे चलती हैं? देखिए, अगर हम यूके की बात करें तो यूके को जरूरत ही नहीं पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत उन कंट्रीज को पड़ी है जो रेवोल्यूशनरी फेज से गुजरे हैं। आई बात समझ में? जिन्होंने ओवरथ्रो किया है किसी फॉरेन रूल को और उनने चाहा है कि अब हम लोग अपने लिए खुद के कानून बनाएं। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, जैसे आपका अमेरिका हो गया, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम की, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पीछे से ही मतलब अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये इनके जो पूरे लॉज यहाँ पे भी हैं, बराबर लॉज ही है, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे भी हैं जो गवर्न करते हैं। बट ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दे आर नॉट कंसोलिडेटेड। वो एक किताब में या एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, वो अलग अलग जगह पे पड़े हैं। जैसे मतलब अ, एक सिंगल बुक में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं लिखा है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जगह पे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरी जगह पे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तीसरी जगह पे, और वो अलग अलग टाइम पे आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उन्होंने उस टाइम में क्या करके एक बुक तैयार कर दी कि आपसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद हम उसको अमेंड किया चाहे चेंज किया, बुक तो वही रही ना। पर अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, ये बैठे नहीं है साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जो ऑलरेडी जो नेचुरल रूल्स चलते आ रहे थे उसी के साथ साथ ये जो है वो अपना जो गवर्नेंस है वो चलाते रहे, ठीक है। और क्योंकि यूके में आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट जो है वो कोई भी जो डिसीजन होता है वो लेता है, तो वही उनके लिए क्या हो जाता है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इन जो कंट्रीज हैं जैसे यूके है, न्यूजीलैंड है, इसराइल है, तो इनके पास सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर नॉट कंसोलिडेटेड एज अ सिंगल बुक। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट उनके पास जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आगे बात समझ में? अगर हम लोग ये कंट्री की बात करें जैसे कि सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया यू नो कि वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं है। वहां पे तो आज भी जो है किंग होता है, ठीक है। तो इट इज गवर्नड बाय इस्लामिक लॉज है ना, जो भी इस्लामिक शरिया लॉज है, ठीक है, उनके हिसाब से जो है वो सऊदी अरेबिया चलती है। तो इसका भी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्लियर है? चलो, तो ये आप लोगों को देखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है, और इंडिया का क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि विच कंट्री वाज फर्स्ट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन? पहली कंट्री कौन थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? तो पहली कंट्री टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपको पता है 1775 से लेकर 1783 तक चली, उसी दौरान यूएस ने 1777 1777 के दौरान जो है, एक बार मैं चेक करके आप लोगों को कंफर्म करके बताता हूँ। आई थिंक डेट आगे पीछे ना हो, ये 1777 ही मुझे याद आ रहा है। अ, जी हाँ, 1700, सॉरी, इट वाज इन 1700, यस 87, राइट, इट वाज इन 1787। क्योंकि पहला यूएस का देखो ना, 1775 से 1783 तक जो है वो इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली, और उसके बाद इन्होंने 1787 में जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो लागू किया था। क्लियर है ये वाली बात? ओके। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो तो इंडिया का है, ठीक है।